आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई के अप्रोच को कैसे थोड़ा सा चेंज करना है, मैं इस विषय पे बात करूँगा आज। हो सकता है आप सहमत ना भी हो सकता है मैं थोड़ा कड़वा बोल जाऊँ, क्योंकि मेरी आदत ऐसी मीठी बातें करके आपको रिझाने की कभी रही नहीं। बहुत कड़वा बोलता हूँ, मगर मैं खुश हूँ क्योंकि मैं ठीक बोलता हूँ, और जो भी बात कही है तो बहुत अनुभव से कही होगी, किसी के ऐसे किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बोलता। तो ध्यान से सुनना, क्या पता आगे की परीक्षाओं में आप ये शिकायत ना करो कि सर 40% का क्राइटेरिया पार नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली चीज़, हम जो समसामयिक पढ़ते हैं, हमारा जनरली क्या रहता है, हमारा सामान्यतः ये रहता है कि हम वार्षिक अंक पढ़ते हैं। देखो, अब ये ट्रेंड खत्म हो गया। अगर आप वार्षिक अंक के भरोसे जाओगे तो कुछ भी नहीं होना, क्योंकि वार्षिक अंक को हम छोटा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। अब वार्षिक अंक के भरोसे काम नहीं चलेगा। लास्ट में 6 महीने का एक वार्षिक अंक ला के आज 15-20 दिन दे देते हो, इससे 2-4 घटनाएं कवर होगी। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप देख लो कि जो समसामयिक का भाग था, ये वाकई में बेहद टफ था, और एक वार्षिक अंक, किसी भी वार्षिक अंक से, राजस्थान के किसी भी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैंने भी एक वार्षिक अंक जारी किया था, लास्ट में टेलीग्राम पे अपलोड किया था। 3 या 4 से अधिक प्रश्न कहीं से भी नहीं आए, और मैंने सारे देखे, मार्केट में जो जो किताबें थी, उत्तर नहीं निकल रहा है। और किसी के अगर आए हैं तो उसके आए जिन्होंने नियमित क्लासेस ली थी या नियमित कोई मैगजीन्स देते हैं, तो वो अलग इश्यू है। वार्षिक अंक से प्रश्न नहीं थे। तो अब आरपीएससी ये चाहती है कि आप वार्षिक अंक पढ़ें, उसकी बजाय, पढ़ने की बजाय आपको क्या करना है, आप नियमित करंट पढ़ें। आरपीएससी ये कह रही है, नियमित का मतलब ये हुआ कि आप भले सप्ताह में 1 दिन ही करंट पढ़ें, मगर 6 दिन का करंट पढ़ें आप। और नियमित, या आप यूँ समझ लीजिए कि साप्ताहिक पढ़ते रहें इसको, ठीक है। साप्ताहिक पढ़े, और एटलीस्ट परीक्षा से 6 माह पहले से आप अपनी ये यात्रा शुरू कर दें, न कि परीक्षा से 1 महीना पहले। अब चूँकि सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है सितंबर में, तो मैं चाहूँगा कि आप अभी से समसामयिक पे काम करना शुरू कर दो। हालांकि करना तो आपको फरवरी मार्च से शुरू कर देना चाहिए था, अब समय जा चुका है तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप अब आरपीएससी का जो समसामयिक पोर्शन आ रहा है, ये मोस्टली 2 या 3 महीने का ही आ रहा है, तो हमें एटलीस्ट 6 महीने का नियमित रूप से पढ़ लेना चाहिए। और 6 महीने का नियमित मतलब हर सप्ताह करंट को आपको रेडी करना चाहिए। अब आप ये आरोप मत लगाना कि सर आप साप्ताहिक क्लास लेते हो इसलिए आप साप्ताहिक का सजेस्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि मैं साप्ताहिक भी नहीं ले रहा, मैं तो पाक्षिक ले रहा हूँ, कभी महीने में 2 क्लासें डाल रहा हूँ, वो मेरी सहूलियत के अनुसार डाल रहा हूँ। वो आप देखोगे तो भी ठीक है, नहीं देखोगे भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा उसमें कोई आर्थिक इतनी, ना मुझे उसमें कुछ मिल रहा है, मैं वैसे ही फ्री क्लास डाल रहा हूँ उस पर यूट्यूब पे, ना मेरा चैनल मोनेटाइजेशन है, ठीक है। आपकी इच्छा है वो देखोगे तो ठीक है, वैसे आप खूब देख रहे हो, 1 लाख से अधिक व्यूज़ यार वीडियोज़ पे मैंने देखा था कल। तो साप्ताहिक क्लास देखें और 6 महीने। अब आरपीएससी ये नहीं कह रही कि आप वार्षिक अंक करके जाओगे तो यही होगा। करंट अफेयर्स बेसिकली चेंज हो गया। हालांकि 4 से 5 साल पहले ये ऐसा होता था कि मेजर घटनाएं आती थी, तो वार्षिक अंक पढ़ के जाते थे तो काम चल जाता था, और हम भी ये सजेस्ट करते थे 5 साल पहले कि वार्षिक अंक पढ़ के चले जाओ, करंट को ज़्यादा समय मत दो। मगर इन दिनों में जो भी आरपीएससी के पेपर हुए, उसमें जब आप समसामयिक को देखोगे तो पता चलेगा कि अब वार्षिक अंक से काम नहीं चलेगा। अब आरपीएससी ने ट्रेंड ऐसा किया है कि आप नियमित रूप से करंट पढ़ें, एटलीस्ट परीक्षा से 6 महीने पूर्व शुरू कर दें। अभी प्रोफेसर की परीक्षा दिसंबर में है, और इन स्टूडेंट को जुलाई से अपने करंट नियमित रूप से शुरू कर देना चाहिए। अब नियमित रूप से कोई भी स्रोत देख सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले सकते हो, आप मंथली मैगजीन्स का सहारा ले सकते हो, आप जैसा भी आपको रखता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। हम हमारी तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं। पहली चीज़ जो आरपीएससी आपसे चाह रही है कि समसामयिक को लेकर आप वार्षिक अंक के भरोसे न रहे। तो नए जो अभ्यर्थी है आगे की परीक्षाओं के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि एग्जाम से 6 महीने पहले आप करंट अफेयर्स पे काम करना शुरू कर दें, तभी आप करंट अफेयर। इस बार क्या स्थिति आई, फर्स्ट ग्रेड में 75 प्रश्न आए, उसमें से 10 प्रश्न करंट के थे। तो आप सोचो कि 2-3 हो रहे हैं, 8-7-8 तो अटेंड करने की स्थिति में भी स्टूडेंट नहीं था। तो 75 में से 10 गणित के छोड़ दिए, 10 इसके छोड़ दिए, पीछे 55 ही प्रश्न बचे। तो ये अगर नियमित रूप से पढ़ा हुआ होता तो 6-7 सवाल निकाल सकते थे आप।
अब आप ये मत कहना कि सर पता नहीं कहाँ से आए तो वो भी किसी न किसी मैगजीन से ही थे, ठीक है, वो हमने पढ़े नहीं। उस गलती को आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा है करंट, 10 से 12% सवाल आते हैं, उसको आप लास्ट में 15 दिन या 1 महीना देते हैं, तो वहाँ से आप क्यों उम्मीद करें कि हमारे 10 में से 10 सही हो, 8 सही हो। टफ है तो सबके लिए, आपके लिए नहीं, अकेले के लिए नहीं। एक बात ये, अब आरपीएससी क्या कह रही है, आरपीएससी कह रही है कि आप 90% प्लस सिलेबस जो है वो पढ़ के जाए। अब आप ये 75% 80% पढ़ के जाओगे, उससे काम नहीं चलना है। पहले क्या होता था, लोग छोड़ देते थे कोर्स, जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में मैथ छोड़ दिया, 10 प्रश्न मैथ छोड़ दी, 5 इंग्लिश छोड़ दी, 15 ये छूट गए, 5 विज्ञान छोड़ दी, 20 छोड़ दिया, फिर करंट टफ आ गया, अब 50 प्रश्न अटेंड करने की स्थिति में हो आप। अब आरपीएससी कह रही है कि ये नहीं चलेगा, आपको 90% प्लस सिलेबस तैयार करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप निश्चित तौर पे बाहर होंगे। इस बार भी मैं बताऊं, एक ग्रुप का पेपर बेहद टफ था, इसमें बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उनसे 40% का क्राइटेरिया पास नहीं हो रहा है। और ये मोस्टली वो बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, इंग्लिश भी कमज़ोर है, और ये बच्चे सारे के सारे यूं कहिए कि बाउंड्री लाइन पे आ गए। तो अब ये नहीं चलेगा कि आप 80% 70% सिलेबस पढ़ के जाओ, क्योंकि 80-70% सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो अगर पेपर टफ आया तो 35 ही कर पाओगे, 40 नहीं हो पाएंगे आपके। इसलिए आरपीएससी कह रही है कि आप 90% से अधिक सिलेबस पढ़ के जाएं। आप सिलेबस का बड़ा हिस्सा आप नहीं छोड़ सकते। अगर अब आप ये कहोगे कि सर हमारी गणित नहीं आती तो तैयार करिए आप, अगर नहीं करोगे तो उसका लॉस डेफिनेटली होगा। और इस बार भी जिसके सिलेबस 100% रेडी था, अदर मैथ भी ठीक थी, वो बच्चे डिस्क्वालीफाई नहीं है, क्योंकि मैथ, इंग्लिश, हिंदी वगैरह, थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह से निकाल के 35-40 कर लिए, 35-40 नहीं तो 35 तो कर ही लिए। और जिन्होंने सिलेबस से 70-80% तैयार था, वो बच्चे बाहर हो गए। तो ये कड़वा सच ये है कि हमारा पोर्शन ही 80% तैयार था। हालांकि पेपर आरपीएससी का कठिन है, वो तो सबके लिए था। तो हम ये कह के बच नहीं सकते कि मुझे इंग्लिश गणित नहीं आ रही है, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा। 6-7 महीने 8 महीने मेहनत करोगे ना, उसके ऊपर 1-1 2-2 घंटे, तो वो ठीक भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप अब स्थिति ये है कि आपको 90% के आसपास सिलेबस तैयार करके जाने ही पड़ेंगे। और अगर नहीं करके जाते हो, 70-60 तैयार करके जाओगे, तब आपका भाग्य के भरोसे रहना पड़ेगा। तब अब मैं आगे के बच्चों को ये कहूँगा, अभ्यर्थियों को कहूँगा कि समसामयिक का मैंने कह दिया, और जो सिलेबस है उसका बड़ा हिस्सा पढ़ के जाइए, न के बराबर छोड़ के जाओ। आप नहीं आ रहा है तो खूब कोशिश करो कि वो तैयार करो आप। जैसे इंग्लिश है तो उसमें भी कुछ पोर्शन तैयार करो, साइंस बढ़िया कर लो, हिंदी को पढ़ो थोड़ा बहुत, गणित बहुत नहीं आ रही है तो ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं गणित छोड़ के आया था, तो वो दौर अलग था, उस समय चल गया था। अब आज की स्थिति होती तो मुझे लगता मुझे गणित पढ़ के जाना पड़ता, नहीं तो हम भी बाहर हो जाते। इस बात को आप स्वीकार कीजिए कि अब आगे भविष्य में जो परीक्षाएं हैं उनका 100% सिलेबस आप पढ़ के जाओ, कोशिश ये करो। और छोड़ना ही है तो कोई 5% कम से कम पूरा पढ़ा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं गैस पावर वगैरह लगते लगते आप कम से कम डिस्क्वालीफाई तो नहीं होंगे, ये स्थिति आ जाती है। तीसरी बात, अब आपको रटना बंद करना पड़ेगा, रटने के साथ में समझना भी करना पड़ेगा। अगर आप समझना नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। अभी तक क्या होता था कि हम तथ्य रट लेते थे, जैसे अब प्रश्न आया गोविंद गुरु का आया, अब गोविंद गुरु का प्रश्न आपने देखा, हम क्या पढ़ के जाते हैं कि समता सभा की स्थापना, भगत आंदोलन, सुरजी भगत, जोरजी भगत, गेब पालिया, बंजारा परिवार, राजगिरी का मठ, और ये सब चीजें हमने देख ली। अब आरपीएससी कह रही है कि जिन तथ्यों को आप गैर वांछित मानते हैं, गैर जरूरी मानते हैं, उनको आप गैर जरूरी मत करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, मेन बिंदु पढ़ के जाते हैं। वो मेन तय किसने किए, वो मेन हम ही तय करते हैं पुराने पेपर के बेस पे। तो अब स्थिति ये आ गई है कि जो भी व्यक्तित्व पढ़ते हो उसको पूरा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरी स्टोरी फॉर्मेट में उसको पूरा याद करो, न कि आप मोटे मोटे पॉइंट हाईलाइट करके निकल जाओ। अगर ऐसे हाईलाइट करके निकलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि गोविंद गुरु जो थे वो असहयोग आंदोलन में थे कि नहीं थे। आपको पता नहीं चलेगा कि गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय कंबोई में गुजारा,
आपको पता नहीं चलेगा कि भगत आंदोलन का दमन एन भट्टाचार्य जो बांसवाड़ा के दीवान थे उन्होंने किया, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस समझनी पड़ेगी। अब आप 4 फैक्ट मोस्ट रट के जाओगे तो प्रश्न के उत्तर आपसे नहीं होंगे। आप कहते हो ना कि कंटेंट चेंज कर देते हैं, कंटेंट चेंज करने से काम नहीं चलेगा। देखो, आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि हमारे को पढ़ने की अप्रोच बदलनी है। जो पहले आप मोटे मोटे फैक्ट पढ़ के निकलते थे, अब उसके स्थान पे आपको पूरी कहानी समझ के जाना है कि गोविंद गुरु की जन्म बेदासा से लेकर और कंबोई में उसकी जो समाधि ली उन्होंने, उस तक की पूरी यात्रा आपको समझनी है कि वो 1880 में दयानंद सरस्वती से मिले, उनके विचार प्रभावित हुए, उसके बाद उन्होंने संत सभा की स्थापना की, उसको मजबूत करने के लिए भगत पंथ चलाया, उन्होंने ईसाईकरण को रोकने का प्रयास किया, हिंदू धर्म की कुरीतियों को बताया और उसको ठीक करने के प्रयास किए, उन्होंने धोनियाँ लगाई, उन्होंने निशान लगाए, उन्होंने ये सब किया, सम्मेलन बुलाए, मानगढ़ में सम्मेलन हुआ, वहाँ हत्याकांड हुआ, उसकी जांच बैठी, वहाँ 7 साल की सज़ा सुनाई गई, वो वहाँ पे गए, अहमदाबाद जेल में रखे, 22-23 में रिहा किया, उसके बाद वहाँ गए, उनके बाद प्रवचन दिए, कंबोई में उन्होंने अपना देह त्यागा, उन्होंने गोविंद दास नु चरित्र गुजराती भाषा में आत्मकथा लिखी। अब ये सारी कहानी पढ़नी पड़ेगी। अब आप ये 4 तथ्य बड़े बड़े पढ़ के शॉर्टकट जो निकलते हो उससे नहीं निकल सकते। आरपीएससी ने प्रश्न नहीं बदले हैं, ऑप्शन बदले हैं। प्रश्न वही है, आज भी वही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन जो हम जिनको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, आरपीएससी ने उनको हटा के हम जिनको अब गैर महत्वपूर्ण समझते थे, पढ़ना उचित नहीं समझते थे, उन बिंदुओं को वहां डालना शुरू कर दिया। इसलिए हमारे को प्रश्न हो नहीं रहे। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे ये प्रश्न था। अब इस प्रश्न में क्या था कि राजपूताना एजेंसी से हटा के गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा। अब आपको पता है कि डूंगरपुर कभी गुजरात का हिस्सा नहीं रहा, तो आप बी हटा दो, बी हटाते आपका उत्तर निकल जाता है, भले किसी किताब में मत पढ़ो उसको। थोड़ा सा मैं कह रहा हूं, अब आपको चीजें समझनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर ये प्रश्न कहां से आया? अब ये प्रश्न इस किताब से आया। अब आरपी व्यास को जाके खोल के देखो। और मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो प्रश्न कहां से आया, आप कोई भी गाइड वाले की पोस्ट पढ़ लो, आपके पास जो भी गाइड किताब उसको ढूंढो, उसमें से आप प्रश्न मिला लो, आपको 80 to 85% आपकी किताब से सवाल मिल रहे हैं। और गाइड वालों ने दावे भी किए और हम भी कह रहे हैं, मेरे प्रश्न से भी 80-85% के आसपास सवाल है, प्रूफ सहित मैंने बताया आपको। अब बात एक्चुअली ये है कि दिक्कत सामग्री में नहीं है। आप जिस सामग्री को पढ़ रहे हो, आप ईमानदारी से पेपर लेके आज उसको देखना, क्या उस सामग्री से 80-85% उत्तर मिल रहे हैं आपको? अगर मिल रहे हैं तो अब आप सोचो कि दिक्कत कहाँ आई। दिक्कत आई है आपके पढ़ने के अप्रोच से। हम पुराने पैटर्न से ही पढ़ रहे हैं अभी भी, और आरपीएससी ये कह रही है कि आप खुद मोस्ट कौन से हैं और अननेसेसरी कौन से, ये तथ्य आप मत अलग करो, अब आप आरपीएससी करेगी। अब आरपीएससी ने उन अननेसेसरी तथ्यों को उठाना शुरू किया जो अभी तक हम उनको अननेसेसरी समझते आए। इसलिए अब आपको अप्रोच ये बदलनी है कि अब आप किसी को मोस्ट और किसी को फालतू घोषित ना करें, अब आप उसको पूरा पढ़ें। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। अब ये सीधी लाइन उठाई हुई यहाँ से आरपी व्यास से फरवरी 1948 में, पालनपुर, ईडरदाता, विजयनगर। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब रटने की बजाय समझना शुरू करिए, कहानी फॉर्मेट में उसको याद करिए, अच्छे से पूरी बात को 360 डिग्री तैयार करिए। टाइम लगेगा लेकिन आप बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाएंगे। साथ में आप ये जो छांटते हो ना कि ये मोस्ट है और ये मोस्ट नहीं है, अब ये बातें अब नहीं चलेगी। अब आपको सब मोस्ट मान के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आप मोस्ट मान के चीज़ों को पढ़ोगे, जो मोस्ट नहीं है करके जो छोड़ दोगे, आरपीएससी ने वही अगर ऑप्शन सेट किए तब आपकी सीमा से वो सवाल बाहर हो जाएगा। यही हो रहा है इस समय पैटर्न में, बेसिकली यही चीज़ें आई है, ठीक है? तो अब आपको मोस्ट कौन सा है, मोस्ट कौन सा नहीं है, इन चीज़ों पे नहीं फंसना है। अब आपको सारी चीज़ें बढ़िया पढ़नी है और साथ में अच्छे से समझ के पढ़नी, दिमाग खोल के पढ़नी है। दिमाग खोल के जितना पढ़ोगे ना, उतना ही आप बढ़िया से समझ पाओगे, और जितना बढ़िया समझा हुआ होगा उतना ही आप पेपर के अंदर बढ़िया अटेम्प्ट कर पाओगे। पूरे भली मत हो, लेकिन 40-50% को आप आराम से अटेंड कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा एक बिंदु ये आता है कि सामग्री बदलें। अब ये जब से पेपर हुआ है तब से मेरे पास सबसे अधिक प्रश्न जो आया है
वो यही बच्चों ने पूछा है कि सर नए पैटर्न हो गए, पेपर ऐसे आ गए, अब हम हमारी किताब बदल दें क्या, हम नोट्स बदल दें क्या, हम ये करें वो करें। मेरा इन सब बच्चों को एक ही प्रश्न है कि आप जो पढ़ रहे हो ईमानदारी से वो पेपर घर पे लाओ, सब डाउनलोड पढ़े हैं, वेबसाइट पे पढ़े हैं, आप उन प्रश्नों से उनको मिलाइए। ऐसे प्रश्न जो किताबी हो, जैसे अब कुछ प्रश्न अभी मैंने बताए किताबी प्रश्न ही नहीं, वो सामान्य समझ के प्रश्न है, उनको छोड़ के बाकी जो फैक्चुअल प्रश्न है आप मिलाइए वहाँ से। अगर आपको 80-85% प्रश्न वहाँ से मिल रहे हैं तो सामग्री चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये गलती सामग्री वालों की नहीं है, आवश्यकता है पढ़ने के अप्रोच बदलने की। मैंने कहा ना कि ये जो अप्रोच थी इसको खत्म करिए। अब आप पूरी कहानी को समझिए, पूरी जीवन यात्रा समझिए व्यक्ति की। आंदोलन पढ़ रहे हो तो पूरा समझिए उसको, तभी जाके आप उसको बढ़िया से उत्तर कर पाओगे। ठीक है, तो विकल्प कठिन क्यों हो रहे हैं? विकल्प कठिन इसलिए हो रहे हैं कि हम महत्वपूर्ण बातें ही पढ़ के जाते हैं परीक्षा में, हमें सारा पढ़ के जाना है। अब जो सब बढ़िया पढ़ के जाता है उसके लिए विकल्प महत्वपूर्ण कठिन हो ही नहीं सकता, वो बड़े आराम से उसको निकाल लेता है। इसलिए सामग्री चेंज करने का कोई उपाय नहीं है। अब आप सामग्री बदल भी लोगे और मान लो आप ऐसी सामग्री लाए जहां से 100% सवाल, 100% कहीं से नहीं आते। क्यों? क्योंकि 5-7% सवाल समझ के होते हैं जो आपको अपनी माइंडसेट से करने होते हैं। 80-85% हर जगह से मिल जाते हैं, 5-7% सवाल जो होता है किसी सामग्री में एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मान लो 1000 पेज की कोई किताब लेके आ गए, एक बात ये है कि वो याद कितनी हुई आपसे। अब मैंने दावा किया कि मेरे नोट से 85-90% सवाल आए, ठीक है, हो गया। बात यह है कि सामने वाले ने याद कितना किया है। तो सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपके पास में उपलब्ध है उसमें आपको याद कितना है। तो कोशिश कीजिए सामग्री के ऊपर दोष मत दो, आपके पास जो भी सामग्री है उसको याद करो आप, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको समझिए, उसके कंटेंट को समझिए। हाँ, आपके पास ऐसी सामग्री है जो जहां से प्रश्न ही 40-50% आए तब बदलने की जरूर आवश्यकता है, बाकी आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मैं बच्चों को कह रहा हूं कि आप ये सामग्री बदलना, इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना आतंकित नहीं होना। पैटर्न वही है। आप 15 के पेपर देखोगे तो आपको कुछ नहीं लगेंगे। जब हमने वो 15 के पेपर दिए थे तब वो हमें बहुत बड़े कठिन पेपर लगे थे। जब हम 10 के पेपर देख रहे थे 15 वाले बच्चे, तो 10 वाले पेपर हमें कुछ नहीं लग रहे थे, लेकिन 10 वालों को 10 वाले पेपर बहुत टफ लगे थे। अभी आप वर्ष 2000 का पेपर देखोगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन 2000 के स्टूडेंट को वो पेपर भी टफ लगे थे। अभी 2030 के जो बच्चे आएंगे आगे, उनको ये 25 वाला पेपर कुछ नहीं लगेगा और 35 वालों को 30 वाला कुछ नहीं लगेगा। तो देखो, ये समय के साथ में पैटर्न बदलते हैं। ये हर परीक्षा में कुछ न कुछ नया आता है। अब आगे जब 26 में फर्स्ट ग्रेड की वापस भर्तियां आएगी, 27 में जब एग्जाम्स होंगे, तब आप देखना उसमें आपको फिर थोड़ा और डेप्थ में मिलेगा। आप एक कदम आगे रहना पड़ेगा आपको। इसलिए कह रहा हूं कि सामग्री बदलने की बजाय सामग्री जो है उसको और ज्यादा अच्छे से याद करो, उसके हर पॉइंट्स को पकड़ो। ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, जैसे आपके पास में कोई गाइड थी, जैसे नाथ की गाइड थी, नाथ वालों ने कहा है कि भाई जो 15-20% आए थे उनमें से हमारे 80-90% सवाल आए, और मैंने देखी भी सच में आए। तो अब आप सोचो कि अब आपके पास नाथ थी, एक बच्चे का मैसेज है, सर मैं नाथ पढ़ी थी, उसमें से मेरे कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ क्यों नहीं हुआ? प्रश्न तो आए, मैंने देखे। अब याद नहीं हुआ तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये लेखक की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास कितनी सामग्री है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके पास जो सामग्री है उसका कितना हिस्सा आपको याद है। इसलिए स्रोत लिमिटेड रखिए, उसको बार बार पढ़ के उसको याद करिए, और याद करोगे तभी आपके लिए मोस्ट और फालतू जैसा कुछ नहीं होगा। आपको सारी चीजें जो है वो याद होगी। आप अगर डिस्क्वालीफाई हुए इस समय तो आप डेफिनेटली सिस्टम को दोष दे रहे होंगे, या आप पेपर कठिन है उसको कह रहे होंगे। मैं मानता हूं कठिन है, लेकिन सबके लिए कठिन था। इस कठिनता के बावजूद भी आप देखना कि जितनी सीट है उससे कई गुना अधिक बच्चे उनको फिर भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100% सिलेबस तैयार किया था, तो हो गए पास हो। अब आप इस गलती को स्वीकार करिए, और बेहतर यही होगा कि आप आगे उस पर सुधार करिए, उस पर काम करिए। अब ये 6 महीने के करंट अफेयर्स है वो एक दिन में पढ़ने की कोशिश मत करिए, इसको नियमित पढ़िए। साथ में आप जो है सिलेबस का 100%, 90% से अधिक सिलेबस को तैयार करने की कोशिश करिए। आप प्रयास करिए कि हर चीज़ को समझो, दिमाग खोल के पढ़ो आप।
आप प्रयास करिए कि ये मोस्ट और ये फालतू जैसा विभाजन मत करो, आप पूरी चीज़ों को तैयार करो। आप नहीं तय कर सकते कि मोस्ट क्या है और क्या है। परीक्षक ने जो प्रश्न बना दिया वो आगे से भविष्य में हमेशा के लिए मोस्ट हो गया, और जो अभी तक नहीं आया है वो अभी तक अपन उसको मोस्ट मान नहीं रहे हैं, और फ्यूचर में जब वो प्रश्न आएगा तब हमसे होगा भी नहीं, और फिर वो आगे की पीढ़ी के लिए मोस्ट हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसा विभाजन नहीं करें। सामग्री बदलने की बजाय जो भी आपके पास सामग्री है उसको बढ़िया से तैयार करें, उसमें हर एक पॉइंट्स को तैयार करें अच्छे से, तभी चीज़ें हैं वो सुलभ हो पाएगी। साथ में रटने की बजाय समझने की कोशिश करें, मूर्त रूप से समझे उसको, क्योंकि रट के जाओगे तो हो सकता है वो फैक्ट आपकी अप्रोच में न भी आए, लेकिन समझा हुआ होगा तो वो आपकी अप्रोच से बाहर भी नहीं जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखें। बाकी आप हजार पेज के बड़े बड़े 50 ग्रंथ रख लो, पेपर तो पूरा आ जाएगा, लेकिन बात ये है ना कि आप उसको याद नहीं कर पाओगे। तो मटेरियल उतना ही लाए जितना आप याद कर सकते हो, फिर ये 100% के चक्कर में रहना ही नहीं आपको। अभी आप देख लो, मेरी तय मैं बता देता हूँ, हिंदी में अगर कोई 70% कट ऑफ हिंदी में भी नहीं जाएगी। 70% की कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में क्रॉस करेगी, जबकि 80% से ऊपर तो सवाल मिल ही रहे हैं हर जगह, और 80-85% सवाल मिल रहे हैं, और 5-7% सवाल समझ आधारित होते हैं। तो 95% सवाल तो आपकी अप्रोच में होते हैं। अगर आप उस 85 को बढ़िया याद करके जाते हो तो 60-70% तो वही निकल जाते हैं, और जो समझ वाले होते हैं वो थोड़े और बढ़िया समझ से किए तो वहाँ से आपका सिलेक्शन तो वहीं हो जाता है। इसलिए ये इससे आप आतंकित ना हो, आप इस तरह से भयभीत ना हो, ठीक है। और ये जितना मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है, कई लेखकों का है, कई गाइड्स वालों का है, कोचिंग सेंटर्स का है कि मेरी क्लास ये वो, इनमें न फंसे। आपका जो भी मटेरियल है आप खुद उसका मूल्यांकन करें, आप पेपर घर पे लाएं, आपके पास प्रिंट करें, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं आपके कंटेंट से चेक करें कि भाई हाँ ये हो सकता है, कुछ समझ आधारित भी होते हैं, फिर एक कंक्लूजन लगाएं कि भाई हाँ मेरे कंटेंट से इतने से अधिक सवाल आ रहे हैं। तो मार्केट पे भरोसा ना करें, क्योंकि आजकल मार्केट 2 भागों में बंटा हुआ है। मार्केट में गैंग बनी हुई है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ भी कई लोग खड़े होंगे, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। तो मैं उनका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। तो एक गैंग खड़ी होगी, कौन होगी? जिसके मेरे से हित प्रभावित होते हैं। फिर उसके साथ में 5-7 और लोग आएंगे जिनके साथ में एक दुश्मन के मेरे खिलाफ जो भी होंगे सब एक साथ हो जाएंगे, फिर वो मेरे खिलाफ लिखेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं भी उसकी प्रतिक्रिया करूंगा। तो एक गुट मेरा हो जाएगा तो 2 गुट और हो जाएगा, तीसरा एक नया गुट बनेगा जिसका और हित प्रभावित होता है। फिर हर व्यक्ति उस हिसाब से बात करेगा, ठीक है। तो आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, भले मेरे पे मत करो, उन पे भी मत करो। किसी और गुट कोई बना हुआ है मार्केट में, मुझे पता नहीं, हिडन ग्रुप होते हैं, तो उसको भी मत करो भरोसा। भरोसा सिर्फ आप खुद पे करो। आपके पास सामग्री है, आप पेपर लाइए, उसका निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करिए। अगर ठीक बैठ रहा है तो आपको उसी को वापस पढ़िए, ठीक नहीं बैठ रहा है तो आप है वो ऐसी सामग्री चुनिए जहाँ से ठीक आ रहे हैं सवाल, उसको लीजिए, पढ़िए बढ़िया तरीके से। क्या दिक्कत है? पेपर आपके पास है, मटेरियल आपके पास, फिर आपको दुनिया को सुनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस नवीन रणनीति के साथ आगे बढ़े, ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको असफलता देखनी न पड़े। और आगे 1 या 2 दिन बाद मैं वीडियो बना दूंगा कि पेपर खराब हुआ है या अच्छा हुआ है, अब आपको आगे किसकी ओर जाना चाहिए, मेरे सुझाव मैं दे दूंगा। अध्यापक, 4th ग्रेड, प्रोफेसर और नई एक लेक्चरर की भर्ती आ रही, उस तरफ आखिर किस तरफ जाएं, इन सस्पेंस को दूर करने के लिए एक छोटा सा सेशन में आगे और ले लूँगा 1 या 2 दिन बाद में, जिससे आपको निर्णय लेने में थोड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, और इसको ध्यान से सुनना और जीवन इसको आगे की तैयारी में लागू करना, निश्चित तौर पे आपको इसका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।